नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी ने कहा था, मैं अपना काम करता रहूंगा, आपको गाली देनी है आप गाली दीजिए, आपको जो करना है कीजिए, मैं इस देश के लिए, इस देश के नागरिकों के लिए, इस देश के युवाओं के लिए, इस देश की महिलाओं के लिए, इस देश के दलितों के लिए, इस देश के आदिवासियों के लिए, इस देश के पिछड़ों के लिए और इस देश के गरीब वर्ग के लिए लड़ता रहूंगा। मैं श्रमिकों के लिए भी लड़ूंगा, मैं किसानों के लिए भी लड़ूंगा, मैं महिलाओं के लिए भी लड़ूंगा, मैं लड़ूंगा मणिपुर के लिए भी, मैं लड़ूंगा कश्मीर के लिए और मैं लड़ूंगा हर उस जगह के लिए, हर उस छात्र के लिए, हर उस बेटी के लिए, हर उस बेटे के लिए जिसके साथ अन्याय हुआ है। यानी न्याय की लड़ाई में मैं हर जगह लड़ूंगा और संविधान बचाने के लिए जिससे भी भिड़ना होगा भिड़ूंगा। आज वो साबित हो रहा है कि राहुल गांधी बिल्कुल सही थे। राहुल गांधी ने बतौर भारत के नेता प्रतिपक्ष 2 साल पूरे किए और 2 साल का उन्होंने अपना रिपोर्ट कार्ड भी दिया है और उन्होंने स्पष्ट किया है कि वो इस देश के नेता प्रतिपक्ष के रूप में उनकी क्या जिम्मेदारी और वो क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा है लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में आज 2 साल पूरे हुए। इन 2 साल का हर दिन एक ही काम रहा, हर भारतीय की आवाज को सत्ता तक पहुंचाना, जो विपक्ष का काम होता है। नीट के छात्रों की लड़ाई हो, वोट चोरी का पर्दाफाश हो, संविधान की रक्षा की बात हो, हर मोर्चे पर आपके साथ खड़ा हूं आज भी और हमेशा रहूंगा। सड़क से संसद तक आपका भरोसा ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। सफर लंबा है पर संकल्प वही है, आपके लिए हर लड़ाई लड़ता रहूंगा। जी हां, ये राहुल गांधी ने वचन दिया है और जब राहुल गांधी ये वचन देते हैं तो यह जान लीजिए उन्होंने किस किस तरह से लड़ा है। What the job of the leader of the opposition is. उन्होंने पूरे अपने 297 दिन जो उन्होंने वो किया वो सारा उन्होंने दिया। किस तरह से वो 35 राज्यों में गए, किस तरह से पॉलिसीज को लेकर के लड़ाई लड़ी और किस तरह से वो मणिपुर भी गए, वो कश्मीर भी गए। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ वो संभल के लिए भी निकले, संभल के पीड़ितों से मिलने। जब रोका गया तो संभल के पीड़ितों को अपने घर बुला करके उनसे बात की और उनकी लड़ाई में उनका साथ दिया लीगल ढंग से। अभी हाल के दिनों में संभल में एक मस्जिद गिरा दी गई है और वो मस्जिद बुलडोज कर दी गई। तो वहां के सपा से सांसद है लेकिन सपा प्रमुख वहां नहीं गए, यानी अखिलेश यादव वहां नहीं गए, अखिलेश यादव की टीम भी नहीं गई। लेकिन अजय राय के नेतृत्व में वहां पर कांग्रेस की टीम पहुंची और उसने कहा इसकी पूरी कानूनी लड़ाई हम लड़ेंगे। हम चूंकि गलत हुआ है, कागजों में है, वक्त की जमीन है, तो हम इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। ये वही अजय राय है जो बाबा विश्वनाथ के बड़े भक्त हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि दूसरे धर्म के लोगों को दबा दिया जाए। यही राहुल गांधी ने दिया है। राहुल गांधी ने संसद के भीतर कैसे नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी टीम को धोया है यह भी देखने वाला है। देखिए आप दोनों दिखाता हूं। 5 लोगों को गोली मार के हत्या कर दी। It's my right to go there to see what's going on. मेरा अधिकार है ये। तो ये है राहुल गांधी कि राहुल गांधी ने अपनी ड्यूटी निभाते हुए यह भी बताया कि नरेंद्र मोदी ने कैसे भारत माता का सौदा किया है, भारत माता को बेच दिया है और भारत माता के साथ भारत के भविष्य से भी सौदा किया है, भारत के युवाओं से भी सौदा किया है। उन्होंने देश को यूनाइट करने की बात की। आप चक्रव्यूह बना देते हो, हम चक्रव्यूह तोड़ने का काम करते हैं। We have to start building a production network, challenge the Chinese and participate in the revolution and defeat the Chinese. Most of our cities are living under a blanket of poisonous air. It's important that the government develops a plan. तो अब आप समझ लीजिए, प्रदूषण का मामला हो,
देश के रोजगार का मामला हो, देश की इंडस्ट्रीज, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज का मामला हो जिसे एमएसएमई कहते हैं, और जो सबसे ज्यादा रोजगार का मसला हो, जंगलों का मसला हो, तो हर ड्यूटी वह परफॉर्म की जो आपने नेता प्रतिपक्ष के तौर पे उन्हें सौंपी थी और उन्होंने उसको लेकर दी। आज देश में यह हालत कर दी है कि यदि नरेंद्र मोदी सरकार किसी से डरती है तो राहुल गांधी से डरती है। राहुल गांधी ही थे जो बार बार बता रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारा क्या नुकसान हुआ है और उस नुकसान पर सरकार क्यों नहीं बोलती, और संसद के भीतर भारत के रक्षा मंत्री हो, भारत के प्रधानमंत्री हो या भारत के तमाम सारे और नेता हो, उन सब ने झूठ बोला, कहा कि कोई नहीं, हमारा कोई शहीद नहीं हुआ ऑपरेशन सिंदूर में और कुछ। अरे अग्निवीर की बात नहीं कर रहा हूं, परमानेंट सैनिकों की बात कर रहा हूं, अफसरों की बात कर रहा हूं। तो अब वही सेना जारी कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए थे 6 सुपूत, सरकार ने जारी किए नाम, इनमें वायुसेना का 1 और थल सेना के 5। ये वो है जो परमानेंट है, और जो परमानेंट है उनकी सबकी लिस्ट जारी की गई है। तो अब आप समझ लीजिए कि लिस्ट जारी करके अब सरकार मान रही है कि है, और कुल मरने वालों की जो संख्या है वो 2 दर्जन है। तो अब आप समझ लीजिए इतने लोग मरे थे और झूठ बोला गया, कितना झूठ बोला गया। तो अब आप सोच लीजिए 2025 की घटना है, 2026 में हम बात कर रहे हैं और 1 साल बाद सरकार सच बोल रही। अभी राफेल का सच बताना बाकी है, अभी और बाकी है, और हो सकता है बताएं भी ना, लेकिन ये जब ये करते हैं तो एक बात जरूर सामने आती है, ये कितना भी झूठ बोले, सच्चाई ये है कि मई 2025 में जो ऑपरेशन सिंदूर किया गया, अपने लोगों को मरवा के, अपने सैनिकों को मरवा के, और उसके बाद नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया। इसीलिए राहुल गांधी ने उन्हें सरेंडर मोदी कहा, और जिनको किया गया वो निश्चित रूप से हमें कम से कम इन लोगों को सलाम कर लेना चाहिए था कि जो ये लोग हैं, तो इनमें 10 इन्फेंट्री ब्रिगेड के सूबेदार मेजर पवन कुमार थे, और 4 जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के सुनील कुमार थे, 5 फील्ड रेजिमेंट के लांस नायक दिनेश कुमार थे, और 821 लाइट रेजिमेंट के मूड मुरली नायक थे, और 243 फील्ड वर्कशॉप में कंपनी हवलदार सुनील कुमार सिंह थे, और भारतीय वायुसेना की 39वीं विंग के सार्जेंट सुरेंद्र कुमार शामिल है। इसी तरह से राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की उसमें इनके अब अंकित किए जाएंगे ना। इसके अलावा पायलट और दूसरे लोग भी मारे गए थे, उसे उन्होंने सिंदूर से अलग कर दिया, दूसरा ऑपरेशन बता दिया, लेकिन मारे उसी में गए। तो इस तरह से हमारे शहीद हुए, लेकिन इन्होंने इतने सालों तक, आप देखिए साल पूरा कंप्लीट हो गया, शहीदों के नाम छिपाए। तो ये स्थिति है, और जब यह स्थिति हो तो अब आप समझ सकते हैं कि झूठों की जब सरकार होगी तो यही होगा। राम मंदिर में जो चोरी करते हैं, जो महाकाल के मंदिर के संपत्तियां चोरी करते हैं, जमीनें चोरी करते हैं, जो चोरी करते हैं केदारनाथ का सोना, जो चोरी करते हैं तमाम जगह, जो इस तरह के करते हैं, उनसे आप क्या भरोसा करेंगे कि वो सच्चा कोई वो करेंगे? तो अब आप समझ लीजिए, तो वो झूठ ही परोसेंगे, और झूठ परोसने वाले क्या करते हैं, अब इन्हें नफरत हो गई है भारत के संविधान की प्रस्तावना से। तो एनसीईआरटी में जो संविधान की प्रस्तावना पढ़ाई जाती थी, जिससे लोग जाने कि भारत है क्या, क्योंकि वही भारत है, भारत का वह थीम है, और उससे ये हटा देते हैं जिससे आप जाने ही नहीं। क्योंकि तमाम प्रोटेस्ट में लोग प्रस्तावना पढ़ के कहते हैं यह हमारा हक, और जब हक बताते हैं तब यह उसे खत्म करने का काम करते हैं। यह सत्य है। अब आता हूं, जो ये इमरजेंसी चिल्ला रहे हैं कि अब हम इसको पढ़ाएंगे, पहली बात तो ये कि इसे
कोर्स में शामिल करने का काम 2007 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने किया और उसने कहा था बिल्कुल पढ़ाया जाना चाहिए, जिससे सच्चाई लोगों को पता रहे, झूठ ना हो, क्योंकि इन्होंने तो झूठ फैलाया। और जब आप जानेंगे कि क्या है तो आपको पता चलेगा कि सच्चाई यह है, दस्तावेज ये बयां करते हैं कि आपातकाल लगाने की जो कारण था, जो वजह थी, वो वजह थी कि इतना ज्यादा भारत को अराजकता में झोंक दिया गया था, इसलिए ये हुआ था। तो ये झूठ फैला के, भ्रम फैला के बदनाम करना चाहते, लेकिन खुद चोर है। और चोर है तो जब चोरी पकड़ी जाती तो साहब छोटे छोटे कर्मचारियों को नाप देते हैं, उनके खिलाफ एफआईआर करा दी जाती है। जिन 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर कराई गई वो खुद में कोई बहुत बड़े लोग नहीं, वो काम कर रहे थे जिनके लिए, चाहे चंपत राय बंसल के लिए हो, चाहे गोविंद राव के लिए हो, चाहे अनिल मिश्रा के लिए, और ये सब आरएसएस के लोग। हालांकि ये भी 8 लोग कोई भले नहीं है, ये भी आरएसएस से ही है। तो ये सब चोरी में शामिल थे और चोरी करके पैसा जा रहा था आरएसएस के पास। इसीलिए बड़े बड़े मगरमच्छों को बचा दिया गया और छोटों को फांस दिया गया। छोटों के जरिए पर्दा डालने का काम किया गया, इस्तीफे का ड्रामा कराया गया और इस्तीफा इस तरह से कराया जा रहा है कि जैसे चंपत राय बंसल को एक शहीद के तौर पे दिखाया जाए, क्योंकि वो आरएसएस का समर्पित। बिजनौर में पैदा हुआ, केमिस्ट्री का वो लेक्चरर होता था और केमिस्ट्री का वहीं के डिग्री कॉलेज में लेक्चरर था। वहां से निकल करके विश्व हिंदू परिषद में शामिल हुआ 1980 में, और जब 80 में मंदिर का आंदोलन बनाया गया और उसमें शामिल होकर चंदा वसूली का काम वहीं से इसने शुरू किया और तब से लेके यही धंधा करता है। आज भी यही स्थिति कि वो इस ट्रस्ट का प्रमुख बनने के पहले तक आप ये देखिए, अगस्त 2020 में बना था, तब से लेके आज तक सब गड़बड़ी ही होते आई। कोई ये नहीं हुआ है कि उसने बड़ा बेहतर किया है, लेकिन उसे साहब कहा जा रहा था वो तो असली कीपर है, असली सुरक्षा वही करता है, लेकिन असल में वही उस पूरे उसका सरगना था। और उसके साथ में गोविंद राव, जो गोविंद राव अपने भतीजे और सबके साथ मिलकर यहां से सारा सोना और सब कुछ तुरंत कर्नाटक अपने यहां भेजता था, वहां गलवाया जाता था। वहां जो सोने के पुराने कारोबारी हैं, खान के रेड्डी और वो लोग, उन लोगों की भट्टियों में वो पिघला दिया जाता था और गायब। अब आप आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाए। तो इस तरह से साजिशें रची गई, क्योंकि दक्षिण भारत के लोग आते हैं वो ऐसे नहीं चढ़ाते हैं, रसीद नहीं कटाते हैं, वो भगवान के यहाँ अपने जो पहने होते हैं सोना वो तोड़ते हैं और यूं ही डाल देते हैं, सब गायब है। इसी तरीके से ये चढ़ावा चढ़ता था, मान लीजिए 20 लाख का चढ़ा तो उसमें 10 लाख दिखाया जाता था, 10 लाख गायब। ये सारी बातें जांच में आ गई हैं, लेकिन साहब कार्रवाई नहीं हो। और यही स्थिति जो है महाकाल में हुई। सब कुछ सामने है, सबूतों के साथ सामने है कि कैसे महाकाल लोक की सारी जमीनें विधायक बनने के बाद में मोहन यादव ने हड़पी। उसके पहले वो कोई प्रॉपर्टी काम नहीं करता था, विधायक बनने के बाद ही उसने धंधा चलाया और आज वो पूरे उज्जैन की संपत्तियों में सबसे बड़ा संपत्ति का होल्डर। उस परिवार के पास राजे रजवाड़ों जैसी संपत्तियां हो गई तो राजा बन के बैठा दिया गया। तो अब आप समझिए, सारे चोरी करने वाले इन्हीं के होते हैं, बेईमानी करने वाले यही। आप याद करिए, जो असम का मुख्यमंत्री है वो शारदा नारदा स्कैम में कैसे फंसा हुआ था, किस किस तरीके से उसने जो 3,500 करोड़ का वो घोटाला था उसमें शामिल था। इसी तरह शुभेंदु अधिकारी जो पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री वो भी उसी घोटाले में था। और जितने घोटालेबाज जहां पर भी होते हैं वो इनके यहां आ जाते हैं, उन्हें आदर मिलता है और इनके संग के लोग
आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग उनकी दरियां बिछाते घूमते हैं, उन्हें सलाम करते घूमते। तो अब आप समझ लीजिए यह दशा है बीजेपी की, यह आरएसएस की, क्योंकि इन्हें चोरी करने वाले ही चाहिए। वो एक्सपर्ट्स ढूंढ ढूंढ के लाए जाएंगे कहीं पर भी हो। राहुल गांधी ने इसीलिए इन गंदे लोगों को दूर किया था, और राहुल गांधी ने इन्हें दूर किया तो अब आप समझिए ये इनके चहेते हैं, तो हर भ्रष्टाचारी इनका चहेता हो जाता है। यह इनका सच है। फिर लोगों को डरा के रखना इनकी पूरी रणनीति का हिस्सा होता है, क्योंकि डर के नहीं रहेंगे तो कभी भी आवाज बन सकते हैं। बच्चों को डराते हैं, उनकी परीक्षा खराब करते हैं, उनको और तरह से परेशान करते हैं, नौकरी के नाम पे डराते हैं। हर तरह से बच्चों के अंदर डर पैदा किया जाता है कि कहीं तुम बोल मत देना, कहीं तुम छात्र आंदोलन का हिस्सा मत बन जाना, और उन्हें डरा के कि नहीं तुम्हारे बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। भविष्य तो नरेंद्र मोदी बर्बाद कर रहे हैं, बर्बाद क्या होगा, जो पहले ही बर्बाद। तो जो ऐसा करते हैं वो डराने का काम करते, कभी एनआरसी के नाम पे, कभी सीए के नाम पे, कभी एसआईआर के नाम पे, कभी किसी नाम पे। कभी आपके धंधे में पुलिस भेज देंगे, सीबीआई भेज देंगे, ईडी भेज देंगे, इनकम टैक्स भेज देंगे, और दूसरी जांच एजेंसियां भेज देंगे, एनआईए भेज देंगे, और कहेंगे साहब आपके तो आतंकी कनेक्शन, आपके तो ये हैं। जब इस तरह से करके लोगों को डराते हैं, और ज्यादातर लोग डर जाते हैं, डर गए, जो नौकरी पेशा है वो वैसे ही डरते हैं, उसके अलावा भी है। तो आज हालत ये हो गई है कि देश मरा हुआ डरा हुआ समाज बन गया। जब ऐसा बन गया हो तो ऐसे में अब एक नया डर पैदा कर रहे हैं कि आपका पासपोर्ट जो है नागरिकता का प्रमाण नहीं, नहीं, आप झूठ बोलते हैं। यदि आप वही पासपोर्ट देखिएगा तो उसमें नेशनलिटी शब्द लिखा है। यदि हम भारत के नागरिक नहीं है तो भारत सरकार हमें नेशनलिटी क्यों लिख के दे रही है? उसी पासपोर्ट पे आज भी लिखा हुआ है। और 1967 के पासपोर्ट एक्ट जो अधिनियम रूल्स है उसमें स्पष्ट है कि भारत में पासपोर्ट उसी को दिया जाएगा जो भारत का नागरिक होगा, और ये सरकार जांच करके देती है, पुलिस वेरिफिकेशन होता है, एलआईयू या लोकल इंटेलिजेंस उसकी पूरी जांच करते हैं, और सबके बाद बनता है। आपके सारे कागज पत्तर लगते हैं कि आपकी उम्र का, आपके जन्म का, आपके शिक्षा का, सबका लगता, गवाही भी लगती। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि नागरिकता तो प्रूव्ड है, उसके मुताबिक है कि भारत के नागरिक ही पासपोर्ट ले सकते हैं। यदि कोई गलत तरीके से पासपोर्ट हासिल करता है तो उसके ऊपर 50,000 का जुर्माना और 5 साल की कैद। तो अब आप समझ लीजिए इतनी बड़ी सजा का भी प्रावधान है। उसी में है पासपोर्ट एक्ट 1967। लेकिन साहब भ्रमित किया जा रहा है, और सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो यह है कि इस देश की अदालतें गुपचुप मारे बैठी हुई हैं। झूठ बोलती है सरकार, बार बार बोलती है, और वो उसी में हां मिला देते हैं। दुर्भाग्य, यहां राहुल गांधी ने यही बात कही थी 2025 के जनवरी महीने में कि भारत में अब लड़ाई सिर्फ बीजेपी आरएसएस से नहीं, उनकी राजनीतिक शक्ति से नहीं, अब इंडिया स्टेट से भी है। क्योंकि भारत की सभी संस्थाओं पे, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे विधायिका हो, चाहे चुनाव आयोग हो, या कोई भी संस्था, उन सब में आरएसएस के लोग बैठा दिए गए। सारी यूनिवर्सिटीज में आरएसएस के लोग बैठा दिए गए हैं। तमाम डायरेक्टर्स जो है आरएसएस के बैठा दिए गए। इसलिए झूठा पढ़ाया जाएगा, झूठा इतिहास बताया जाएगा, और झूठ के बूते ये सरकार चलाई जाएगी, और फिर सब कुछ आपका चोरी कर लिया जाएगा, और वो सौंप दिया जाएगा अडानी को, अंबानी को, ऐसे पूंजीपतियों को जो आरएसएस के पोषक है। क्योंकि आरएसएस तो परजीवी है, दूसरों के ही ऊपर पलती है, कुछ कर्म नहीं करती। जी हां, तो ऐसे परजीवी लोग दूसरों को परजीवी भी कहते हैं, दूसरों को देशद्रोही भी कहते हैं, दूसरों को हर वो कहते हैं।
तो राहुल गांधी इस पर इन्हें कड़ा प्रतिरोध देते हैं, इसीलिए इनको राहुल गांधी सबसे बड़े दुश्मन नजर आते हैं। जी जय।